नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दादाजी की अनोखी वसीयत के अंतिम भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। 2-3 घंटे में सभी को मेहंदी लग गई। इतने में शाम हो गई और निशा ने धीरे से अंकिता से पूछा, दीदी यहाँ पूजा घर कहाँ है? मुझे संध्या वंदना करनी है। अंकिता बोली, दादाजी सभी का इंतज़ार ही कर रहे होंगे, हम सबको भी वहीं चलना है। प्रफुल्ल भैया आ जाएं बस। परिवार के सभी सदस्य पूजा घर में एकत्रित हो गए और संध्या आरती आरंभ हुई। निशा ने भी सभी आरतियाँ गाई। भगवान दास जी बहुत खुश हो रहे थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि वास्तव में वे गलत थे जो उन्होंने प्रफुल्ल को निशा से विवाह करने के लिए न कहा था। रात को सभी ने डीजे पर डांस किया और डिनर के बाद सभी के सोने का समय हो गया। निशा भी अपने कमरे में आ गई। जब प्रफुल्ल नीचे था तभी उसको दादाजी से पता चला था कि कल सुबह ही सभी को चामुंडा माता के मंदिर हेतु देवास टेकरी जाना है। कमरे में आते ही उसने निशा की गोरी हथेलियों पर रची मेहंदी को देखा तो खुश होते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बैठ गया। वह बोला, तुमको अच्छी लगी मेहंदी? निशा बोली, हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर लगाई है। प्रफुल्ल ने बताया, हम सभी को कल देवास टेकरी चलना है, तुम जल्दी तैयार हो जाना। निशा ने पूछा, चामुंडा मंदिर सच में बहुत ही सुंदर है न? वह मुझे भी देखना है। वह मंदिर तो मैंने दादाजी से सुना था लंदन में जब हमारी वर्चुअल बैठक होती थी। अरे हाँ, वर्चुअल बैठक से मुझे याद आया, तुमको तो सब पता है ना दादाजी की वसीयत के बारे में, पर तुमने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या अब तुम मुझे बताओगी दादाजी ने क्या किया है वसीयत में? निशा बोली, क्या तुमको विश्वास है अपने दादाजी पर प्रफुल्ल? वह बोला, बहुत ज़्यादा। निशा बोली, बस तो जहाँ इतना सब्र रखा है एक दिन और रख लो, सब पता चलने ही वाला है। मैं तो दादाजी का जितना भी गुणगान करूँ प्रफुल्ल उतना कम है। वह तो है। अच्छा चलो अब सो जाओ। वह दोनों सोने ही जा रहे थे कि मनिका आ गई और बोली, कल तुम दोनों को यहाँ के ही कपड़े पहनने हैं, मैं लेकर आ गई हूँ, यही रखवा देती हूँ ताकि सुबह परेशानी न हो। दो दीदियों ने सारा सामान रख दिया। अगले दिन सुबह ही निशा जल्दी उठ गई। वह जल्दी ही तैयार हुई। आज उसको बहुत ही सुंदर लुगड़ा ओढ़नी पहनना था जो रानी रंग में थी, जिसके साथ सोने और माणिक के सारे गहने थे जो उसे बहुत पसंद आए थे। प्रफुल्ल भी जल्दी ही तैयार हो गया। दोनों पूजा घर में पहुँचे। वहाँ सभी के साथ ही उन्होंने पूजा भी की। सभी के तैयार होते ही सारे परिजन देवास टेकरी के लिए निकल गए। सभी रोपवे से मंदिर प्रांगण में पहुंचे। भगवती जी ने निशा को बताया, यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती माता का रुधिर गिरा था जिससे माँ चामुंडा देवी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ 2 माताएं निवास करती हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि जी ने यहाँ बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही यहाँ अन्य देवताओं का भी वास है। माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा देवी दोनों बहनें हैं। एक बार यहाँ चढ़ावे में जो सामान आया वह एक ही के लिए था। तब दोनों बहनों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही इस स्थान को छोड़कर जाने लगी। तुलजा भवानी माँ पाताल में जाने लगी और चामुंडा देवी टेकरी से नीचे उतरने लगी। तब भैरवनाथ जी और हनुमान जी ने दोनों को मनाया और जब तक चामुंडा देवी को मनाया तब तक तुलजा भवानी माता आधी पाताल में जा चुकी थी। इसलिए यहाँ बड़ी माता अर्थात तुलजा भवानी जी आधे स्वरूप में हैं और छोटी माता चामुंडा देवी उनके ठीक पीछे पहाड़ में छिपी हुई हैं। निशा को यह वर्णन सुनकर बहुत आनंद आया। सभी ने बहुत श्रद्धापूर्वक दर्शन किए और पूजा करके कुछ सदस्य तो घर के लिए निकल गए। संभव जी और मनिका निशा और प्रफुल्ल को लेकर इंदौर गए, जहां उन्होंने खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा की। शाम तक वह लोग घर लौटकर आ गए। अगले दिन वह विशेष दिन था जिसका इतने दिनों से सभी को इंतजार था। गर्ग मेंशन दुल्हन की तरह सज गया था। रात में 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ था। सभी नहाकर तरोताज़ा हो गए थे। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और तरह तरह के जूस से सभी गर्मी का आनंद ले रहे थे। मालवा की रातें बहुत सुहावनी होती हैं। तय समय पर मंडली के गायक की तबीयत खराब होने के संदेश आया तो सभी को चिंता हो गई कि वैसे तो सभी पढ़ते हैं, सुंदरकांड पर गायन शैली में नहीं आता और जब तक मंडली के साथ पाठ को गाकर न पढ़ा जाए मज़ा नहीं आता। तभी प्रफुल्ल बोला,
यदि मैं और निशा गाएं तो आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? लंदन में हम हमेशा ही गाकर ही पाठ किया करते थे। सभी ने विचार किया और दोनों ने ऐसा समा बांधा कि सभी भक्ति भाव में खो गए। जब निशा और प्रफुल्ल सुंदरकांड का पाठ करने बैठे ही थे कि केतकी की सहेली इंदु भी अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी। अब से अगले दिन वह यहाँ ही रहने वाली थी। गर्ग मेंशन ही मेहमानों के रुकने के लिए बने गेस्ट हाउस में कुछ विशेष मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। ऋषिभा ने जैसे ही निशा को देखा वह तो उसे देखती ही रह गई। इंदु ने केतकी से पूछा, कौन सी मंडली बुलवाई हो? कितना मधुर गान गा रहे हैं दोनों। केतकी बोली, सामने आओ और स्वयं देख लो। और वह हंस दी। इंदु प्रफुल्ल को तो जानती थी, परंतु उसको 10 वर्ष बाद देख रही थी। वह उसको और निशा को देखकर चौंकी और बोली, क्यों, क्या गर्ग साहब के यहाँ रुपयों की कमी हो गई थी जो मंडली न बुलवाकर इनको यह काम दे दिया है? पीछे ही मनिका बैठी थी, बोली, इंदु बहन, वैसे तो हम सब स्वयं ही करते थे यह पाठ, आप भी जानती ही हैं। वो तो समय के अभाव में अब मंडली बुलाने का चलन चल गया है और आज हमारी मंडली के गायक की तबीयत खराब हो गई है। ऋषिभा एक मौका ढूंढ रही थी प्रफुल्ल से मिलने का, पर जब तक पाठ समाप्त नहीं हुआ वह मन महसूस कर बैठी रही। जैसे ही रामायण जी की और हनुमान जी की आरती हुई, सारे पुरुषों ने प्रफुल्ल को और सारी महिलाओं ने निशा को गले से ही लगा लिया। केतकी ने निशा को इंदु और ऋषिभा से मिलवाया तो निशा ने सहज ही झुककर उनको चरण ढोक कहा तो इंदु व्यंग से बोली, ओहो, तो आते ही इम्प्रेशन जमा रही हो। ऋषिभा से तो निशा का यह रूप, उसका व्यवहार और संस्कार सहन ही नहीं हो रहे थे। इतने में सभी रात के भोजन के लिए जाने लगे तो ऋषिभा ने पीछे से प्रफुल्ल को पकड़ लिया। उसको बोलने लगी, आई वॉज मिसिंग यू सो मच प्रफुल्ल, स्टिल आई लव यू। प्रफुल्ल ने बहुत ही शांत भाव से उसको अपने से अलग किया और ठंडे स्वर में बोला, तुम अपनी सीमाएं मत लागो, हम अब बच्चे नहीं हैं। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी आगे बढ़ जाओ। ऋषिभा बोली, तुम्हारे अलावा और किसी को कभी प्यार नहीं किया, अब कहाँ ढूंढूं कोई जो तुम जैसा हो। प्रफुल्ल बोला, यह तुम्हारी समस्या है, तुमको तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे और निशा के बीच आने की कोशिश भी मत करना कभी भी। दादाजी का जन्मदिन मनाने आई हो वही मनाओ और जाओ। और हाँ, अब मेरा पीछा मत करना, अन्यथा तुम मुझे जानती हो। आखिरी वाक्य प्रफुल्ल ने अपने गुस्से को नियंत्रित कर ऐसा बोला कि ऋषिभा अंतर तक काँप गई। इतने में ही घर की सभी महिलाओं के साथ निशा भी भोजन के लिए वहीं आ गई। निशा और प्रफुल्ल मेज पर आमने सामने बैठे थे, पर उनके खाने के व्यंजन अलग थे। एक और सभी पुरुष और एक और सभी महिलाएं बैठी थीं। हंसी ठिठोली और मज़े करते या रात भी बीत जाती है। अगली सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही जोश से भरी है। आज वह दिन है जिसकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही है। भगवान दास जी को और भगवती देवी जी को सभी बच्चों और बहुओं ने तैयार कर दिया था। परिवार के सभी सदस्य भी तैयार हो गए थे। इतने बड़े दिन का आरंभ मंगलाचरण से हुआ था। सभी ने भगवान दास जी को चरण ढोक दिए और अपनी क्षमता अनुसार उपहार दिए। इनके लिए तो बड़े से बड़े उपहार भी ऊँट के मुँह में जीरा ही थे, परंतु यह उनकी विशेषता थी कि वह किसी का भी अपमान या अनादर नहीं करते थे। निशा ने अपने डैड की ओर से सारे परिवार को उपहार दिए, जिसमें ज़्यादातर उनके बनाए झड़ाऊ कंगन ही थे। सभी को उपहार बहुत पसंद आए, परंतु जो उपहार दादाजी के लिए लाई थी वह थी श्रीनाथ जी की आदमकद तस्वीर, जिसका श्रृंगार सच्चे नगों और मोतियों से किया गया था और इनकी ठोड़ी पर बड़ा सा असली हीरा लगा था। वह तस्वीर देखकर सब अलौकिक थे। सभी ने उसके दर्शन भी किए। भगवान दास जी लंबे समय तक बैठने से थक न जाए, इसके लिए इवेंट टीम ने बहुत ही बड़ा गद्दा लगवाकर उसका विशेष श्रृंगार किया था। चारों ओर से मोगरों की फूलों की लड़ियों से मंडप बनाकर सजाया था। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आगंतुक आते जाते, मिलते जाते और भोजन ग्रहण करके चले जाते। प्रफुल्ल ने अपने सभी आदमियों को सतर्क कर दिया था कि निशा के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहिए। वह भी निशा पर पूरी नज़र रख रहा था, पर दूर से। ऋषिभा और इंदु जी पर विशेष नज़र रखना है। अगर ये दोनों या कोई एक भी निशा के पास भी दिख गई न तो आप सबको अंजाम अच्छे से पता है, समझे आप सभी। प्रफुल्ल ने अपने सभी विशेष गार्ड्स को आदेश देते हुए कहा। सभी ने सहमति से सल्यूट किया और सभी अपने काम में लग गए। आज भगवती देवी जी ने 16 श्रृंगार किए हैं। मालवा और राजस्थान में लाल चुन्नी का एक बड़ा प्रचलन है।
भगवती देवी ने भी चटक लाल रंग की ओजरिया के पोत पर सच्चे मोती और सोने के तारों से बनी विशेष पोशाक पहनी है। उसके साथ ही भारी बकड़ी, रखड़ी, चूड़े, नथ, लाख के कड़े, करधनी सभी कुछ पहना है। साधारण रंग रूप के होते हुए भी भगवती जी के चेहरे पर सच्चाई का तेज साफ झलक रहा था। राजस्थान की परंपरा के अनुसार ही आज सभी का श्रृंगार था। सभी ने लहंगा, चुन्नी, गहने पहने थे। आज निशा ने भी गहरे लाल रंग का घेरदार लहंगा पहना था, जिस पर लाल चुन्नी से सजा उसका चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। हर आने जाने वाले की निगाहें उस पर ही टिक जाती हैं। कुछ खास लोग निशा के साथ सेल्फी लेते तो कुछ लोग समूह फोटो। जन्मदिवस भले ही भगवान दास जी का था, पर आकर्षण का केंद्र निशा ही बनी रही थी और प्रफुल्ल के सभी विशेष आदमी निशा को दूर से सुरक्षा देते हुए सभी पर नजर रख रहे थे। भगवान दास जी के पास ही प्रफुल्ल बैठा था। उससे मिलने के लिए भी सभी आ रहे हैं। सभी मस्ती में खाते पीते ही घूम रहे हैं। धीरे धीरे शाम घिरने लगी और समाज के बड़े लोगों का, राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही अन्य बड़े मेहमान भी आने लगे। भगवान दास जी के कुछ खास मित्र और उनके वकील राजेश नेमा, जो बहुत खास थे, उनसे मिलने आए, उन्हें बधाई दी। बाकी सब तो खाने पीने में व्यस्त हो गए, पर राजेश जी वहीं रुक गए। राजेश जी के पिता और भगवान दास जी मित्र थे, पर अब चूंकि उनकी सारी संपत्ति का लेखा जोखा राजेश जी देख रहे थे, तो भगवान दास जी ने उनसे पूछा, तो राजेश बेटा सब ठीक से हो गया? जैसे मैंने कहा था वैसा तुमने कर दिया ना? हाँ पापा जी, जैसा आपने कहा था मैंने 2 प्रपत्र तैयार करवा लिए हैं। पर क्या आपका यह निर्णय सही है? भगवान दास जी ने कहा। हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूँ। रात को 8 बजे तक सभी मेहमान जा चुके थे। बस परिवार और ख़ास मेहमान या व्यवसाय से जुड़े लोग ही वहाँ रह गए थे। इवेंट्स मैनेजमेंट की टीम ने उन सभी के खाने पीने की व्यवस्था की और सभी को एक बार फिर एक साथ बैठकर ही खाना खाया। निशा और प्रफुल्ल के लिए अलग ही खाना लग रहा था। खाना समाप्त हुआ और सभी को पापा जी और दादाजी के आदेश पर बड़ी बैठक में उपस्थित होना था। सभी बहुत ही उत्सुक थे कि अब क्या रह गया है जिसके कारण भगवान दास जी ने सभी को बुलवाया है। खैर एक एक करके सभी बड़ी बैठक में एकत्रित हो गए। बच्चे थक गए थे तो सभी सोने चले गए। भगवती जी ने भगवान दास जी से पूछा, उस दिन आप फोन पर जो बात कह रहे थे, तो आज आप क्या अपनी सारी जायदाद का ही बंटवारा कर रहे हैं? नहीं भागो, वह तो होगा, पर आज नहीं। आज हम इनसे कुछ वचन लेंगे, भगवान दास जी ने कहा। पर यह सभी मानेंगे, इसकी मुझे आशंका है, भगवती जी ने कहा। भगवान दास जी बोले, चलो देखते हैं। भगवान दास जी और भगवती देवी जी राजेश के साथ बैठक में आए। सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने सभी को बैठने को कहा। भगवान दास जी ने कहा, आप सभी ने मेरे जन्म दिवस का यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजित किया, इसके लिए आप सभी को बधाई। आज यह बैठक मैंने एक विशेष कारण से बुलाई है। आप सभी जानते ही हैं कि आज मैंने अपने जीवन के 75 वसंत पूरे कर लिए हैं। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां तक आना ही बहुत बड़ी बात है। अब हम पके पान हो चुके हैं, कभी भी डाल से गिर सकते हैं। भगवती देवी चिंता में बोली, ये क्या कह रहे हो जी आप? भगवान दास जी बोले, आज मैं बोलूँगा और आप सभी सुनेंगे। जीवन क्षणभंगुर ही है। मोह माया में फंसकर हम सभी अंधी दौड़ में दौड़ते जाते हैं। जब तक जोश रहता है भागते जाते हैं, न समय देखते हैं न शरीर। अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारी आप सभी को सौंप कर आराम का जीवन व्यतीत करें। वसीयत, जिसे अंग्रेजी में विल कहते हैं, मैं उसे इच्छा पत्र कहना चाहता हूँ। जब से पता चला है कि मेरे जीवन की हीरक जयंती आने वाली है, तभी से अपने सभी मित्रों, चाहने वालों से सलाह करके मैंने आप सभी के लिए कुछ तैयारी करवाई है। परंतु एक दिन मुझे एक फ़ोन आया जो एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से था। प्रफुल्ल का नंबर तो मेरे पास था, पर यह अनजान नंबर था। सोचा उठाऊं या नहीं, फिर भी उठा लिया। यह फ़ोन था मेरी पौत्र वधू निशा का। जी हाँ, जब मैंने बिना बात किए उसका फ़ोन काट देना चाहा तो वह बोली, बस एक बार उससे बात कर लें। तो यह आप हमें क्यों बता रहे हैं पापा जी? यह बात तो पुरानी हो गई है, कल्याण जी ने पूछा। भगवान दास जी बोले, मैंने कहा है आज ज़रूरत होने पर ही कोई और बोलेगा, अन्यथा मैं अपनी बात छोड़कर सोने जा रहा हूँ। सभी सकते में आ गए और कमली जी ने कल्याण जी को डांट कर चुप करवाया और अपने भाई से बोली, तू बोल भगवान, कोनो बीच में नहीं बोलेगा। भगवान दास जी ने आगे कहा, मैंने निशा से 3-4 बार कोई बात नहीं की। फिर एक दिन राजेश के मेल पर एक मेल आई जिसमें निशा ने बहुत से ऐसे बिंदु रखे थे जो हमारे परिवार को एक नई दिशा दे सकते थे।
फिर राजेश और निशा की आपस में बातचीत हुई। राजेश ने निशा बहू के जो बिंदु मुझे बताए वह बहुत ही अनोखे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई विदेशी लड़की इतना भी सोच सकती है। हाँ, यह सच है, हम सभी भारतीय लोग हमेशा लड़कियों को अपने से कमतर मानते हैं, या हम यह मानते हैं कि यदि स्त्री शिक्षित हुई तो वह हमारे सिर पर बैठ जाएगी। पर हम वैदिक काल को भूल जाते हैं, जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों के साथ बैठकर यज्ञ हवन करती थीं। किंतु समय के साथ यह सब बदल गया और पुरुष अपने अहंकार में स्त्रियों को निम्न मानने लगा। पश्चिमी देशों में पली बढ़ी लड़कियों को तो भारतीय रूढ़िवादी समाज मान्यता ही नहीं देता है। हम सभी पूर्वाग्रहों से घिरे रहते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ तो खुले विचारों और खुली मानसिकता की होंगी, वह हमारे संस्कार और संस्कृति को क्या समझेंगी। प्रफुल्ल को निशा से विवाह न करने देने का भी एक यही कारण था कि मुझे लगता था कि वह मेरे संस्कारी पोते के लायक होगी ही नहीं। किंतु जब मैंने उसकी बातें और विचार सुने तब मुझे विश्वास हो गया कि यह बच्ची मेरे परिवार के लायक है। आप सभी ने देखा ही होगा, या जो हर समय मेरे साथ बहुत सी मीटिंग्स में थे, निशा बहू आज भी मुझसे बात नहीं करती है, जबकि मेरी ओर से ऐसा कोई बंधन किसी के लिए भी नहीं है। आप सभी मेरे द्वारा की गई वसीयत के बारे में जानने को उत्सुक होंगे, तो मैं यह बता दूं कि रुपए, पैसे, धन दौलत, चल अचल संपत्ति यह मैंने सभी के हित को ध्यान में रखकर ही बांट दी है। पर वह लेखा जोखा आप सभी को समझने के लिए समय लगेगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सभी कुछ मेरे पास ही रहेगा। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तब मेरी संपत्ति की देखभाल करने के लिए मेरी ओर से मेरे वकील राजेश, नेमा और निशा बहू को नियुक्त किया गया है। संपत्ति से संबंधित वसीयत राजेश ने मेरे सहित 28 लोगों में बांट दी है, किंतु उस वसीयत से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरी यह वसीयत, जिसे मैंने इच्छा पत्र नाम दिया है। मैं राजेश से कहूँगा कि वह मेरा यह इच्छा पत्र आप सभी को पढ़कर सुनाए। राजेश ने कहा, यह एक अनोखा इच्छा पत्र है, आप सभी उसे बहुत ही ध्यान से सुने। इसको बनाने के बाद मुझे लगता है कि यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी ही वसीयत करे तो समाज में एक सुखद और प्रेरक संदेश जाएगा। राजेश ने एक लिफाफा अपने बैग में से निकाला और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं भगवान दास गर्ग, उम्र 75 वर्ष, पुत्र श्री फतेह जी गर्ग, निवासी गर्ग मेंशन, नई बस्ती, देवास। अपने पूरे होशो हवास और स्वतंत्र मन मस्तिष्क से यह घोषणा करता हूँ कि इस इच्छा पत्र को बनाते समय मेरी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से ठीक है और बिना किसी दबाव से मैं अपनी यह इच्छा दर्शाने के लिए स्वतंत्र हूँ। वर्तमान में मैं अपनी पत्नी श्रीमती भगवती देवी गर्ग और अपने पुत्र शंभव गर्ग, उसकी पत्नी मनिका गर्ग, अपनी मानस बेटी राधिका गर्ग, उसके 2 बेटों अंकित और रोहन, उनकी पत्नियां द्वारा अंकिता एवं रीना और 3 नाबालिग पड़पोतियों क्रमशः इति, मिति और धृति के साथ गर्ग मेंशन में रहता हूँ। मेरा एक पुत्र श्री कल्याण गर्ग मुझसे अलग अपनी पत्नी संगीता तथा उसकी 2 पुत्रियों अनुजा एवं कृतिका के साथ रहता है। मेरा एक पौत्र प्रफुल्ल गर्ग एवं उसकी वधू निशा गर्ग लंदन निवासी है। मेरी 2 बेटियां श्रीमती कामिनी बंसल, पति श्री सुधीर बंसल एवं श्रीमती केतकी बंसल, पति श्री रौनक बंसल हैं। इन दोनों के कुल 3 बच्चे हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में अपने परिवार को ही सर्वोपरि माना, सर्वश्रेष्ठ माना है। आज मैं अपनी सभी कुल देवी देवताओं को साक्षी बनाकर आप सभी से अपने लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। मनुष्य इस संसार में सिर्फ रुपया ही नहीं कमाता, कर्म भी कमाता है। आज समाज में मुझे बहुत सम्मान मिला है, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि आप सभी मेरे लिए अपना कीमती समय ज़रूर देंगे। यहाँ मैं आप सभी के लिए कुछ बिंदुओं को रख रहा हूँ जिसे मेरी अंतिम इच्छा माना जाए, और आप सभी यह वादा करेंगे कि आप सभी मेरी सभी शर्तों को मानेंगे। इतना कहकर वकील राजेश नेमा रुक गए। उन्होंने सभी से कहा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप सभी को इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके मान्य करना होगा, तभी मैं पापा जी के इच्छा पत्र को आगे पढ़ूंगा। इतना कहकर उन्होंने एक पेपर जिस पर सभी के नाम पहले से ही छपे हुए थे कल्याण जी को पकड़ा दिया। उस पेपर पर लिखा था, सभी लोग बिना किसी दबाव के श्री भगवान दास जी की सभी शर्तों को मानेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो नहीं मानेगा उसकी संपत्ति में से 20% काट दिया जाएगा। सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और कागज राजेश नेमा को वापस कर दिया। तब राजेश ने उस पत्र को आगे पढ़ना शुरू किया। पहली इच्छा, प्रफुल्ल और निशा को हमेशा के लिए भारत लौटना होगा।
कारण हमारे देश को आप जैसी सोच के युवाओं की ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी इच्छा, प्रफुल्ल को अपने सारे अवैध काम बंद करने होंगे, कारण हमारे सभी व्यवसायों की व्यवस्था देखने के लिए हम सभी को उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तीसरी इच्छा, यह इच्छाएं सभी के लिए एक समान है। एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना होगा जहां बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, कारण बच्चे अपनी मर्जी के बिना ही वह पढ़ते रहते हैं जिनमें उनकी रुचि ही नहीं होती और वह केवल नौकरी पर आश्रित हो जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए सोच ही नहीं पाते। चौथी इच्छा, हमारे जितने भी संस्थान हैं उन सभी पर आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। वहाँ किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कारण यह हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही है कि हम अपने छोटे बड़े सभी कर्मचारियों का ध्यान रखें। पांचवी इच्छा, हम सभी के पास बहुत सी कृषि भूमि है, उस भूमि के भाग आप सभी को मिलेंगे। आप सभी को उस भूमि पर कुछ हिस्से में वृक्ष लगाने होंगे, चाहे आप फलों के वृक्ष लगाएं चाहे कुछ और। कारण बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। छठवीं इच्छा, आप सभी को खेतिहर भूमि पर केवल जैविक खेती को ही बढ़ावा देना है। मैंने अपने जीवन काल में जैविक खेती ही की है, इसलिए आप सभी को भी यही करना है, कारण हम सभी जानते हैं कि रासायनिक खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है। सातवीं इच्छा, आप सभी को अपनी ओर से 10 बच्चियों की उच्च शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी लेना है, वो भी बिना दहेज, कारण मैं हमेशा समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको मन से अपनाएं। आठवीं इच्छा, आपको मिलकर हमारे आसपास के गांव में एक अस्पताल और खुलवाना है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हों, साथ ही वहां चिकित्सक और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था भी देखना है, कारण अभी तक जितने भी अस्पताल खुलवाए हैं वो कम हैं। नवीं इच्छा, हमारे घर की सभी महिलाओं को छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोलने होंगे जिसमें आधुनिक युग के अनुरूप उनको प्रशिक्षण देना होगा। वह चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उनके पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बाजार में लाना होगा, कारण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि उनमें आत्मविश्वास आए और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकें और अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण इच्छा, आप सभी को हमेशा एकजुट रहना होगा, बिल्कुल लकड़ी के गट्ठर की तरह एक साथ बंधे हुए। चूल्हे भले ही अलग हो पर मन नहीं, कारण आप सभी को धन संपत्ति बिल्कुल बराबर मिल रही है, न किसी को ज़्यादा न कम, तो आपसी एकता आवश्यक है। इतना कहकर राजेश जी चुप हो गए। सभी ने ताली बजाकर इस बात पर सहमति दी। राजेश जी ने बताया, संपत्ति की वसीयत पापा जी के पास ही रहेगी, किंतु उसकी एक एक प्रति आप सभी के लॉकर में रहेगी। फिर भी यदि किसी को बहुत उत्सुकता हो तो वह मुझसे या निशा से सलाह ले सकते हैं। इस इच्छा पत्र की 30 कॉपी बनवा दी गई है जो आप सभी को अपने पास संभाल कर रखनी होगी। प्रफुल्ल ने निशा को देखा और बोला, तुम्हारी हार्दिक इच्छा थी ना भारत में रहने की, अब 2 माह बाद जाकर हम अपना सभी सामान ले आएंगे, अब तो खुश हो ना? निशा बोली, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह पूरे परिवार को अपनी अनोखी वसीयत देकर भगवान दास जी और भगवती देवी जी संपूर्ण भारत तीर्थ पर निकल गए। निशा और प्रफुल्ल भी उनके साथ 2 माह के लिए भारत भ्रमण पर चले गए। सभी ने यह तसल्ली कर ली थी कि भगवान दास जी की कुल संपत्ति जो लगभग 5 अरब से भी ज़्यादा थी, अचल संपत्ति जिसका बाजार मूल्य लगभग 2 अरब से ज़्यादा था, 2 बड़े मकान, 30 बैंक FD, 3000 किलो सोना और 10,000 किलो चांदी, 10 बड़े वाहनों का बिल्कुल बराबर का बंटवारा हो चुका है। सभी को अपना भाग मिल गया है। सभी ने भगवान दास जी की इच्छा पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने की योजना बना ली है। अब सभी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।